सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? सेब सेब और नाशपाती शरीर के आकार। मेटाबॉलिक सिंड्रोम परिस्थितियों का एक समूह है। जैसे क्या-क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, क्या-क्या परिस्थितियां क्रिएट हो सकती हैं, जैसे रक्तचाप में वृद्धि, ब्लड प्रेशर हाई होना, उच्च रक्त शर्करा, हाई ब्लड शुगर, शरीर में कमर के पास अतिरिक्त वसा, हिप के पास में, सर थोड़ा राइट? स्क्रीन बड़ा आपके कीजिए, वे दिख भी नहीं रहा है। सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम परिस्थितियों का एक समूह है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर। ये परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्रिएट हो सकता है। उच्च रक्त शर्करा, जिसमें ब्लड शुगर, जो शुगर है वो ब्लड में काफी ज्यादा बढ़ जाना। शरीर में कमर के आसपास अतिरिक्त वसा, आपके वेस्ट के पास मोस्टली जो फैट है उसका इकट्ठा होना। और असामान्य कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो कम या ज्यादा होना, जिससे क्या होता है, हार्ट के डिजीज, हार्ट स्ट्रोक और डायबिटीज का जो खतरा होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, राइट? सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हालांकि एक बड़ी कमर परिधि एक स्पष्ट संकेत है। हिप का काफी ज्यादा वाइड होना एक सिम्टम से एक संकेत है, साफ साफ दिखने को मिल जाता है ये, राइट? यदि आपकी रक्त शर्करा बहुत अधिक है या आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा है, तो यह मधुमेह के लक्षण हो सकते हैं। इसका सिम्टम्स हो सकता है, या डायबिटीज का सिम्टम्स हो सकता है, जिसमें वृद्धि होते ही प्यास, ब्लड शुगर एक्स्ट्रा होगा तो क्या होगा, आपको काफी ज्यादा प्यास लगना, पेशाब, यूरिन, काफी ज्यादा यूरिनेशन होना, थकान और धुंधली दृष्टि, काफी ज्यादा हेजिटेशन और काफी ज्यादा थकान फील होना, टायर्डनेस फील होना, और आपकी जो विजन है वो काफी ज्यादा ब्लर होने लग जाती है, धुंधली दृष्टि होने लग जाती है। रीजन क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं? मेटाबॉलिक सिंड्रोम अधिक वजन, वेट एक्सेसिव या मोटापे और निष्क्रियता से निकटता से जुड़ा हुआ है, राइट? अगर वेट काफी ज्यादा एक्सेसिव हो रहा है, राइट, ओबेसिटी हो रही है, तो ये हो सकता है। जिसका निष्क्रियता, कोई वर्क ना करना, काफी ज्यादा निष्क्रिय रहना, ये एक कारण है। यह इंसुलिन प्रतिरोध नामक एक स्थिति से भी जुड़ा है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था डायबिटीज में। इंसुलिन, अगर इंसुलिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। कुछ रीजन है, राइट, जो इसको बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे एज, उम्र, रेस, काफी ज्यादा रनिंग, राइट, मोटापा, ओबेसिटी, डायबिटीज, मधुमेह, और अगर कोई और भी अन्य डिजीज है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को क्रिएट कर सकते हैं, राइट? यौगिक ट्रीटमेंट जो हमने पहले देखा था यहाँ पे, यही यौगिक ट्रीटमेंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी होगा। क्लियर है? ये हमारा जो मेनली जो ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज थे और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज थे, वो हमने देखा, ओबेसिटी, राइट? इसमें कुछ और भी डिजीज आएंगे, जैसे ये मेनली जो थे वो आपके डिसबैलेंस, जो हार्मोन्स डिसबैलेंस थे उसके डिजीज थे, राइट? अब हम ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, राइट? कौन कौन से? प्रसूति और स्त्री रोग, मासिक धर्म विकार, राइट? ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। कस्टात्रप, जिसको डिस्मेनोरिया कहते हैं, डिस्मेनोरिया मीन्स कस्टात्रप, इसको हिंदी में कहते हैं, डिस्मेनोरिया इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्लियर है? डिस्मेनोरिया क्या है? पेनफुल मेंसुरेशन,
जो आपका मासिक धर्म है वो काफी ज्यादा पेनफुल हो सकता है, टिपिकली इन्वॉल्विंग एब्डोमिनल क्रैम्प्स। जो एब्डोमिनल एरिया है, नेवल का जो नीचे वाला पार्ट है, उसमें कंटिन्यूअसली क्रैम्प्स आना मेंस्ट्रुएशन के डेज में। जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स स्टार्ट होते हैं और चलता है जब तक, उस कंडीशंस में आपको कंटिन्यूअस एब्डोमिनल क्रैम्प्स आना, हिमेनोरिया और डिस्मेनोरिया का शाब्दिक अनुवाद कठिन मासिक प्रवाह के रूप में किया जाता है, राइट। हिमेनोरिया और डिस्मेनोरिया क्या है का शाब्दिक अनुवाद, अगर आप हिंदी में इसको कहें तो क्या है, ये कठिन मासिक प्रवाह है। ब्लड का जो फ्लो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल काफी ज्यादा पेन क्रिएट करता है। क्लियर है? दैट इज द सिम्टम्स। कस्टोट्रप के दो प्रकार होते हैं, डिस्मेनोरिया के टू टाइप्स होते हैं। यह मासिक धर्म का दर्द है, राइट। फर्स्ट देखते हैं हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया। फर्स्ट क्या है? प्राइमरी डिस्मेनोरिया। क्लियर? यहाँ पे देख सकते हैं इन्फ्लामेशन, ये राइट, जो आपके यूट्रस के साइड में होते हैं, राइट, इसीलिए पेन इंक्रीज होता है। क्लियर है? आगे हम देखेंगे अभी इसको। यह मासिक प्राइमरी, फर्स्ट हम देख लेते हैं प्राथमिक कस्टोट्रप, प्राइमरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या है? यह मासिक धर्म का दर्द है जो एक अंतर्निहित स्त्री रोग, गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर संबंधी विकार का लक्षण नहीं है। ये स्टार्टिंग है, जो कि क्या है, गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन मासिक धर्म की सामान्य प्रक्रिया से संबंधित है, राइट। मासिक धर्म के क्या है, एक सामान्य जो रेगुलर डेज होते हैं उससे, रेगुलर जो प्रोसेस होता है उससे रिलेटेड है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या था? जो हमने देखा था, जो कमर का जो भाग है वहां से जो वेस्ट साइज है उसका बढ़ जाना, वहां पे काफी ज्यादा फैट का स्टोरेज हो जाना। तो इसमें क्या क्या थे, एक जो सिम्टम थे, परिस्थितियां थी जो इसको क्रिएट करते हैं, कौन कौन से थे? रक्तचाप में वृद्धि, उच्च रक्त शर्करा, ब्लड शुगर लेवल का हाई होना, शरीर में कमर के आसपास अतिरिक्त वसा, काफी ज्यादा फैट का स्टोर हो जाना आपके वेस्ट वाले के साइड वाले पार्ट में, और असामान्य कोलेस्ट्रॉल, जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है और ट्राइग्लिसराइड जो लेवल है वो काफी ज्यादा असामान्य होना, राइट। और जिससे क्या होता है, जिसका रीजन इससे हो जा सकता है, हार्ट डिजीज, हार्ट स्ट्रोक और डायबिटीज का जो खतरा होता है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? लक्षण क्या हो सकते हैं इसके, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? हालांकि एक बड़ी कमर परिधि इसका एक स्पष्ट संकेत है, मीन्स सिम्टम्स आपको दिख जाती हैं कि आपका जो वेस्ट वाला साइड पार्ट होता है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और अपर बॉडी बिल्कुल पतली हो जाती है। यदि आपकी रक्त शर्करा, ब्लड शुगर लेवल बहुत अधिक है, तो यह मधुमेह के लक्षण हो सकते हैं, डायबिटिक का कारण हो सकता है, सिम्टम्स हो सकते हैं। जिसमें वृद्धि होते ही क्या होती है, प्यास ज्यादा लगना शुरू हो जाता है, यूरिनेशन काफी ज्यादा हाई हो जाती है, और आपको थकान, टायर्डनेस और विजन ब्लर होने शुरू हो जाते हैं। रीजन क्या थे, कारण क्या थे इसके, कॉज क्या थे? मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अधिक वजन, अगर वेट काफी एक्सेसिव हो रहा है, मोटापे और निष्क्रियता से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? मोटापे से और निष्क्रियता से जुड़ा हुआ, अगर कोई वॉक नहीं कर रहा है, या इंसुलिन प्रतिरोधक नामक एक स्थिति से भी जुड़ा है। अगर इंसुलिन प्रतिरोध नहीं आ रहा है, सिगरेट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। निम्नलिखित कारक, कुछ जो कारक हैं जो इसको बढ़ाते हैं, जिससे इनकी संभावना हो सकती है होने की। एज हो गया, रेस हो गया, काफी ज्यादा रेसिंग करना जो होते हैं उनमें भी ये होता है। मोटापा, राइट, काफी ज्यादा फैट है, डायबिटीज है, अन्य रोग हैं, राइट, काफी सारे और अदर डिजीज हैं जो इसको बढ़ाते हैं। क्लियर? यौगिक ट्रीटमेंट जो हमने पहले देखा था,
सेम ही इसका यौगिक ट्रीटमेंट होगा जो हमने ओबेसिटी में देखा था। क्लियर है? अब हम देखेंगे गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर, राइट? ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, प्रसूति और स्त्री रोग और मासिक धर्म विकार, जिसमें हमने देखा क्लस्ट्रोट्रफ, डिस्मेनोरिया, राइट? डिस्मेनोरिया क्या होता है? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। ये क्या है? पेनफुल मेंस्ट्रुएशंस, जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है वो काफी पेनफुल होना, टिपिकली इन्वॉल्विंग एब्डोमिनल क्रैम्प्स। इसमें क्या होता है? एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी शामिल होते हैं, राइट? जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं पीरियड्स के टाइम में वो इसमें शामिल होते हैं। हिमेनोरिया और डिस्मेनोरिया का एक शाब्दिक अनुवाद क्या है? कठिन मासिक प्रवाह। जो मासिक जो प्रवाह है उसका काफी ज्यादा कठिन, मतलब पेनफुल होना, दैट इज कॉल्ड डिस्मेनोरिया, राइट? यहाँ पे आप इन्फ्लेमेशन देख सकते हैं, जो यूट्रस के पास इन्फ्लामेशन हो रहा है, यूट्रस की अपर लेयर में, जिसके कारण क्या है? क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं और आपको पेन क्रिएट होता है, काफी पेनफुल ये होता है। क्लियर है? प्राथमिक कष्टत्रप क्या है? इसको दो भागों में बांटते हैं, डिस्मेनोरिया को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड देन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया की अगर हम बात करें तो यह क्या है? मासिक धर्म या मासिक धर्म का दर्द है, मींस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से उसका पेन है, जो एक अंतर्निहित स्त्री रोग गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर संबंधी विकार का लक्षण नहीं है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प पेन तो नॉर्मली होता है, राइट? मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल जो मासिक धर्म का टाइम है उसमें पेन नॉर्मली होता है, तो ये उसका भाग नहीं है, गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर का भाग नहीं है, लेकिन मासिक धर्म की सामान्य प्रक्रिया से संबंधित है, राइट? जो सामान्य प्रक्रिया, जो नॉर्मल प्रोसेस चलता है उससे रिलेटेड है प्राइमरी डिस्मेनोरिया। एंड मासिक जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, माध्यमिक कष्टत्रप, ये क्या है? यह मासिक धर्म का दर्द है जो आमतौर पर किसी प्रकार के स्त्री रोग गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर संबंधी विकार से संबंधित है। ये भी पेन ही है, लेकिन ये किसी न किसी टाइप के गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड है, ये नॉर्मल पेन नहीं है। क्लियर है? ये जो क्रैम्प्स है ये नॉर्मल नहीं है, कई बार ये कोई ना कोई गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर, सेकेंडरी कष्टत्रप, जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, ये गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड है। क्लियर? क्लियर हुआ? ये दो टाइप्स के डिस्मेनोरिया के दो टाइप्स हैं, प्राथमिक और सेकेंडरी। इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं इसके? तो प्राथमिक कष्टत्रप को प्रोस्टाग्लैंडिन के अत्यधिक स्तर के कारण माना जाता है, राइट? प्रोस्टाग्लैंडिन से गर्भाशय का संकुचन होता है और गर्भाशय में जो यूट्रस है उसमें क्या होता है? रक्त में, गर्भाशय में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन ग्लैंडिन से, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? जैसे ही इसका लेवल बढ़ता है, ये क्या करता है? आपका जो यूट्रस है, गर्भाशय, उसका कॉन्ट्रेक्शन होता है। क्लियर है? उसका क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन के कारण आपके यूट्रस में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। क्लियर है? क्लियर हुआ रीजन? ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया का है, जिसमें क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन है, राइट, उसके अत्यधिक स्तर के कारण वो ज्यादा सीक्रेट होता है, जिसके कारण क्या होता है? आपका जो यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रेक्शन होना शुरू होता है, उसमें ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिसके कारण पेन क्रिएट होता है। लोअर एब्डोमेन। माध्यमिक कष्टत्रप में क्या है? कई स्थितियों के कारण शामिल हो सकते हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं सेकेंडरी
डिस्मेनोरिया के। जैसे फाइब्रॉइड्स। फिब्रॉइड्स क्या है? सौम्य ट्यूमर जो गर्भाशय की दीवार के भीतर विकसित होते हैं या इसके साथ जुड़े होते हैं। क्लियर है? फिब्रॉइड्स जो होते हैं, फिब्रॉइड्स क्या है? एक ट्यूमर है, राइट, जो क्या होते हैं, या तो यूट्रस के इनर लेयर में हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं ये, राइट, या तो इसके आउटर लेयर के साथ जुड़े हो सकते हैं। क्लियर है? या तो इनर लेयर के साथ या आउटर लेयर के साथ। क्लियर हो? ये एक रीजन हो सकते हैं। एडनोमायोसिस। एडनोमायोसिस उत्तक जो टिश्यूज है, ठीक है, जो गर्भाशय एंडोमेट्रियम कहा जाता है, राइट। एंडोमायोसिस जो टिश्यूज हैं वो कहां पे होते हैं? एंडोमेट्रियम के लेयर में। 3 लेयर है ना यूट्रस के, कौन कौन से? सर ज्योति जी। एंडोमेट्रियम। सर मुझे तो मायोमेट्रियम, एंडो मायोमेट्रियम और एक्सोमेट्रियम। एक्सो आउटर लेयर होती है। एक्सोमेट्रियम, हाँ, एक्सोमेट्रियम सबसे आउटर है, ठीक है। एंडोमेट्रियम सबसे इनर है, ठीक है, और मायोमेट्रियम कहाँ का है? इन द मिडल। बीच के इनर। क्लियर है? ठीक है। यूट्रस की ये 3 लेयर होती है यस सर। जो बेबी को जो प्रोटेक्शन काम करती है। ओके। क्लियर है? आज के टाइम में जो, जैसे हम जिम का जो ट्रेंड देख रहे हैं, राइट, जिसमें वो जो गर्ल्स हैं वो कर रही है फ्लैट स्टमक, है ना, एक ट्रेंड चला है कि बिल्कुल फ्लैट स्टमक चाहिए हर किसी को। क्लियर है? तो क्योंकि लोअर एब्डोमेन जो होता है ना, उसका जो एक पाउच होता है, मेनली जो यूट्रस के जो 3 लेयर कहे जाते हैं, जिसकी वजह से जो वुमेन का जो स्टमक है वो क्या होता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है, अकॉर्डिंग टू मेल नेचुरल में। क्लियर है? बिकॉज ऑफ दिस। और यही 3 लेयर है जो आफ्टर प्रेगनेंसी आपको आउटर जो रीजन है, आउटर वर्ल्ड से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ये 3 लेयर। क्लियर है? दैट इज द रीजन। इसीलिए स्टमक को मोस्टली फ्लैट नहीं करना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि उससे होगा क्या, ये जो लेयर है वो अपर लेयर डैमेज होगा, तो प्रेगनेंसी के बाद होगा क्या, मिसगैरेज के चांसेस डबल हो जाते हैं। उसका रीजन होता है डायरेक्टली आउटर कांटेक्ट में आना। तो ये क्या होती है, एंडोमेट्रियम को अपनी मांसपेशियों की दीवार के भीतर विकसित करना शुरू कर देता है। क्लियर है? एंडोमायोसिस उत्पन्न को क्या करता है, गर्भाशय एंडोमेट्रियम कहा जाता है, को अपनी दीवारों की मांसपेशियों की दीवारों के भीतर विकसित करना शुरू कर देता है, क्या? फिब्रॉइड्स। नेक्स्ट क्या कारण हो सकते हैं, कॉज क्या हो सकता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआई। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, राइट। फिजिकल रिलेशन के टाइम मोस्टली, सेक्सुअल रिलेशन के टाइम मोस्टली इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन होना, दैट इज द ऑल्सो रीजन ऑफ। ठीक है, तो एक रीजन क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआई, जिसको क्या कहते हैं, एसटीआई। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं इन्फेक्शन, उससे भी ये क्रिएट हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या है? एंडोमेट्रियल स्तर के टुकड़े जो अन्य श्रोणि अंगों पर पाए जाते हैं। एंडोमेट्रियल स्तर के जो टुकड़े होते हैं जो अन्य श्रोणि अंगों पर पाए जाते हैं, राइट, ये भी एक रीजन हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस। पेल्विक सूजन की बीमारी, ये भी एक रीजन हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पीआईडी। इसका फुल फॉर्म क्या है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज का पीआईडी, जो मुख्य रूप से क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब का एक संक्रमण है। जो फैलोपियन ट्यूब होता है ना, जहां पे
फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर है? जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है उसका एक इन्फेक्शन है, लेकिन अंडाशय और गर्भाशय, यूट्रस और आपके जो एग्स हैं और गर्भाशय ग्रीवा, जो गर्भाशय का जो अपर वाला जो पार्ट है, ग्रीवा जो जहां से एंट्री होती है गर्भाशय, यूट्रस का जो मेन एंट्री है, उसको क्या करती है, काफी ज्यादा प्रभावित करती है, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसमें क्या हो सकता है, एक और हो सकता है एक डिंब ग्रंथि पुटी या ट्यूमर। डिंब ग्रंथि क्या है? ओवरी, ओवरियन सिस्ट और ट्यूमर। अगर ओवरियन सिस्ट और ट्यूमर भी है, उस कंडीशंस में भी डिस्मेनोरिया क्रिएट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या रीजन है? अंतर गर्भाशयी डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, राइट, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, आईयूडी, एक जन्म नियंत्रण विधि का उपयोग। ये एक डिवाइस लगाया जाता है जो प्रेगनेंसी को रोकने का काम करती है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, आईयूडी, एक प्रेगनेंसी को रोकने का एक डिवाइस है जो लगाया जाता है। ये भी एक रीजन हो सकती है किसकी? डिस्मेनोरिया की। हाँ, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस की कॉपर टी बोलते हैं। वैसे अलग अलग प्रकार के आते हैं। ओके एक कॉपर टी के आकार का आता है, और एक कॉपर, ओके उसको कॉपर यस यस के आकार का आता है, डबल यस के आकार का आता ओके। है। हाँ, इसको देखिए, टू टाइप्स के हैं। द टू टाइप्स अवेलेबल आर द कॉपर आईयूडी एंड द हार्मोनल आईयूडी। क्लियर है? सोल्ड एज अ मायरेना और काइलेना करके इसको कहा जाता है। क्लियर है? ये टी टाइप का ही होता है। हाँ सर, ये क्लियर है? एक टी टाइप का है, लेकिन उसको हार्मोन लगा हुआ रहता है। हाँ, हार्मोनल आईयूडी कह रहे हैं और सेकंड वाले को कॉपर आईयूडी कहते हैं। क्लियर है? ये जी दो सर, होते जो हैं। जो कॉपर है क्लियर फिर हुआ वही मीना कॉपर जी? टी होगा। हाँ जी, कॉपर वाला जो है वो कॉपर टी है। ठीक है, थैंक यू सर। क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है। लक्षण और जटिलताएं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकती हैं, क्या परेशानियां हो सकती हैं आपको? कष्टात्रप का मुख्य लक्षण क्या है? पेन, एक्सेसिव पेन जो है इसका मुख्य सिम्टम है। क्लियर है? अन्य लक्षण क्या हो सकते हैं, अन्य सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? जैसे मतली, वोमिटिंग फील होना, वोमिटिंग होना, दस्त, लूज मोशन और श्वास स्तंभ। इसमें आपको लाइटिंग से लेके प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है? सिर दर्द और आपको टायर्डनेस फील हो सकता है काफी ज्यादा। क्लियर है? अगर आप यौगिक ट्रीटमेंट की बात करें तो यौगिक ट्रीटमेंट क्या होगा? षटकर्म में जलनेति, कुंजल और लघु शंख प्रक्षालन का अभ्यास किया जा सकता है। आसन में वज्रासन, शशांकासन, व्याघ्रासन, सूर्य नमस्कार और भद्रासन, इन आसनों का अभ्यास किया जा सकता है। प्राणायाम में कौन से अभ्यास कर सकते हैं? भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, उज्जयी और भ्रामरी प्राणायाम, इसका अभ्यास किया जा सकता है। क्लियर है? मुद्रा और बंध, जिसमें विपरीत करनी, पासिनी मुद्रा, योग मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, सहजौली और मूलबंध का अभ्यास। ये सभी मुद्रा आप देखेंगे तो मोस्टली आपके कमर से नीचे वाले पार्ट से रिलेटेड है। क्लियर है? तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। शिथिलीकरण में क्या करा जा सकता है? ध्यान में क्या करा जा सकता है? शवासन आप करवा सकते हैं। क्लियर है?
डिस्मेनोरिया क्लियर हुआ, प्राथमिक और सेकेंडरी, उसका ट्रीटमेंट, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं। अब हम देखते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, पीसीओएस, जो आज के टाइम में एक कॉमन डिजीज हो गया है इन द गर्ल्स एंड वुमेन्स। क्लियर है? पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक, जो अगर हम इसकी बात करें पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की, तो ये क्या है? PCOS is a PCOS is a condition in which a woman's level of sex hormone, सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से थे, कौन बताएंगे? एस्ट्रोजन Estrogen, progesterone. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स है। क्लियर? तो इसमें होता क्या है पीसीओएस में, ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या होता है, विच अ वुमेन लेवल ऑफ द सेक्स हार्मोन, जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, इनबैलेंस हो जाते हैं, जो कि किसको कंट्रोल कर रहे थे, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को कंट्रोल कर रहे थे। क्लियर हुआ? जो यूट्रस में लेयर का बनाना, इनर लेयर जो एंडोमेट्रियम जो डेवलप होती है, उस लेयर को डेवलप करने में किसका होता है, बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो एग्स के फॉर्मेशन में भी आपके सहायक है। क्लियर है? अगर ये डिसबैलेंस होता है, ये आउट ऑफ बैलेंस होता है, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है दैट इज कॉल्ड पीसीओएस। क्लियर? यहां पे देख सकते हैं पीसीओएस में, यहां पे देखें नॉर्मल ओवरी है। क्लियर है? यहां पे एक नॉर्मल ओवरीज है, और उसमें ये एक दिख रहा होगा आप सभी को, जूम कर दूं क्या, या विजुअल है? दिख रहा है दिख रहा है, ओके। तो इसमें देखिए एक इनलार्ज्ड फॉलिकल्स है, यहाँ पे एक देखिए इनलार्ज्ड जो फॉलिकल्स हैं वो एक ही है, ज्यादा नहीं है, राइट? जो नॉर्मल ओवरी है, नॉर्मल ओवरी में आपको दिख रहा होगा सिंगल, लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवरी में देखिए क्या है, कितने सारे सिस्ट क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पे, ये दिख रहा है, काफी ज्यादा यहाँ पे सिस्ट क्रिएट हो गई हैं, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। क्लियर है? बिकॉज ऑफ सिस्ट जो है वो अनकंडीशनली कंटिन्यूअसली डेवलप होता चला जाता है। चलो ठीक है। एंड्रोजन कौन सा हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन या मेल सेक्स हार्मोन? ये मेल है शायद, तो ये मेल हार्मोन। हाँ, रुचि जी मेल है फीमेल है? सर मेल है सर, मेल। मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। एंड्रोजन क्या है? दैट इज द मेल सेक्स हार्मोन। क्लियर है? दैट वुमेन्स बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूस, ये आपको क्लियर है? क्लियर है? इसको वुमेन्स बॉडी भी प्रोड्यूस करती है, लेकिन लेवल होता है। क्लियर है? एक लेवल पे होता है। वुमेन विथ पीसीओएस ऑफन प्रोड्यूस हाइयर दैट नॉर्मल लेवल ऑफ एंड्रोजन। जिनको पीसीओएस होता है उनमें क्या होता है, लेवल से ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है एंड्रोजन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। क्लियर हुआ? दिस कैन अफेक्ट द डेवलपमेंट एंड रिलीज ऑफ द एग्स ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। जो किसको इफेक्ट करता है? डेवलपमेंट एंड रिलीज ऑफ एग्स। एग्स प्रॉपर डेवलपमेंट हो नहीं पाता है, और ना ही एग्स रिलीज हो पाते हैं ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन पीरियड। वन से ओव्यूलेशन पीरियड कितना टाइम होता है? सर 14 डेज। 7 to 14 डेज के बीच। 7 to 14। 7 to 14 डेज मेनली जो कहा जाता है। क्लियर है? उस
टाइम ड्यूरेशन में जो आपका ये जो रिलीज है एक्स का, जो कि कहां से हो रहा था, यहां से डिम्ब ग्रंथि जो थी, क्लियर है, यहां से वो रिलीज ओवरी से रिलीज ही नहीं हो पाता है, तो फिर फर्टिलाइजेशन का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जब तक एग्स फिलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। हाँ श्वेता जी। सर जो एग्स हैं वो अगर नहीं रिलीज हो पाते तो उसके कारण ही सिस्ट बनती है ओवरी हाँ में। वो क्योंकि वो मेल्ट भी नहीं हो पाती है ना Okay. श्वेता जी, वो मेल्ट नहीं हो पाती है। जो अनडेवलप्ड एग है ना वो, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, अफेक्ट द डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट को भी अफेक्ट कर देता है। जो अनडेवलप्ड एग है ना वो कंटिन्यूअस वही रहेगा, ओके सर। जिसके कारण क्या होगा, ये सिस्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो जब डेवलपमेंट होगा ही नहीं तो फिर रिलीज होने के तो चांसेस ही नहीं है ना। रिलीज होगा क्या, क्योंकि डेवलप्ड एग ही तो रिलीज होगा ना फिलोपियन ट्यूब के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। सर क्लियर इसका हुआ और कोई श्वेता जी? हार्मोनल, सर इसका कोई और भी हार्मोनल मतलब इसका रीजन है? जैसे पीसीओडी बहुत सारे सिम्टम बताए जाते हैं मेन जो है, लेकिन कोई हार्मोनली भी हाँ अभी सिम्टम्स? सिम्टम्स मैं आपको सिम्टम्स भी बताऊंगा, लेकिन वो सिम्टम्स हैं श्वेता जी जो एंड्रोजन के लेवल को डिस्टर्ब करते हैं और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को के लेवल को डिस्टर्ब करते हैं। जी सर। क्लियर है? जी जी, यहाँ तक तो क्लियर है जितने भी सर। अगर आप सिम्टम्स देखेंगे ना, चाहे ओबेसिटी हो, आगे हम बात करेंगे, तो जितने भी सिम्टम्स है उसका काम क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को डिस्टर्ब कर देना और एंड्रोजन के लेवल को इंक्रीज कर देना। जी सर। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सभी थम्स अप करेंगे, क्लास में है ना सभी, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ एक श्वेता जी पूछ रही है। सर एक बार हाँ। लाइन बोली, एक बार फिर से इसको बोल दीजिए। हाँ एंड्रोजन हमने पढ़ा था, एंड्रोजन क्या है, दैट इज मेल हार्मोन। एस्ट्रोजन और एंड्रोजन दो पढ़े थे, याद है सभी को? यस या नो? मैम ने पढ़ाए थे, निकी मैम ने। तो पीसीओएस में होता क्या है कि क्योंकि एंड्रोजन जो है वो मेल में तो डेवलप होता ही होता है, फीमेल में भी सिक्रिएट होता है, लेकिन एक लेवल पे, राइट, उसकी एक मात्रा होती है, उतने मात्रा में अगर हो रही है तो वो बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करेंगी, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी, अभी रीजन आगे देखेंगे कौन कौन से रीजन होते हैं जो आपके एंड्रोजन लेवल को क्या कर देते हैं, हाइयर कर देते हैं। जिसका रीजन क्या होता है, जो एग्स डेवलप हो रही थी वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है एग्स का ओवरी में। क्लियर? एंड ना ही वो रिलीज हो पाती है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। और बाकी जो सिम्टम्स देखेंगे वो सिम्टम्स किसका होगा, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को इनबैलेंस करते हैं, जो कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं, एग्स फॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है। क्लियर हुआ? यस सर, काफी अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे, जब मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा ना तो उसमें मैं पूरा साइकिल बताऊंगा आपको कि कैसे होता है। ठीक है, कब रिलीज होता है, कब बनती है लेयर, कब बनता है, ठीक है, और लेयर नहीं बनता है, मान के चलिए कि 7 to 14 डेज में अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, क्लियर है, 7 to 14 डेज में अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद 1 से 2 दिन के बाद कुछ टाइम मिल लेता है, उसके बाद जो वो फर्टिलाइज्ड एग है जो जाइगोट में कन्वर्ट होता है वो कहा जाएगा, वो जाएगा आपके एंडोमेट्रियम के लेयर में, ओके सर। जो यूट्रस का सबसे इनर लेयर है। क्लियर हुआ? और वो एंडोमेट्रियम के लेयर में जाके प्लेस्ड हो जाता है और वहां पे फिर डेवलपमेंट शुरू होता है, एम्ब्रॉइड बनता है, फिर अलग अलग
उसके प्रोसेस होते हैं। क्लियर हुआ? और अगर मैंने ये बताया आपको 7 to 14 डेज में जब वो फर्टिलाइज हो गया, लेकिन आफ्टर सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ठीक है, आफ्टर सेक्सुअल रिलेशन, अगर एग, जो आपका एग है, ठीक है, वो पहुंचा, या तो दो कंडीशंस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आफ्टर 7 to 14 डेज के बीच में अगर सेक्सुअल ट्रांसमिशन नहीं होता है, फिजिकल उस टाइम सेक्सुअल ट्रांसमिशन नहीं होता है, अगर स्पर्म वहां नहीं पहुंचता है फिलोपियन ट्यूब में, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो एक कहा जाएगा। यहाँ पे दो चीज हुई थी, एक तो एक का फॉर्मेशन, एक आपका कहा गया था फिलोपियन ट्यूब में, और सेकंड आपका जो एंडोमेट्रियम का लेयर है वो तैयार हो चुका था। इसी बीच में एंडोमेट्रियम का लेयर तैयार हो जाता है। ध्यान रहे, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एग यूट्रस में पहुंचेगा, और यूट्रस में एग जो होगा या तो वो फिलोपियन ट्यूब में मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, और जो एंडोमेट्रियम का लेयर है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वहां पे जाइगोट नहीं पहुंचेगा, वो मेल्ट होना शुरू होगा, और वो पीरियड के टाइम ब्लड के थ्रू आपके वल्वा से होता हुआ बाहर आ जाएगा। क्लियर हुआ? और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल ना होके क्या होगा, वो जो जाइगोट है वो एंडोमेट्रियम में लेयर में जाके प्लेस्ड हो जाएगा, और फिर वहां वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल वहां स्टॉप हो जाएंगे। क्लियर हुआ? ये प्रोसेस होता है पूरा फर्टिलाइजेशन का। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। अब पीसीओएस क्लियर हुआ? क्या हुआ पीसीओएस में? क्या हुआ, जो आपके एग्स जाने थे फिलोपियन ट्यूब में वो गए नहीं, और आपके ओवरी में सिस्ट अलग बनने शुरू हो गए, जो अनडेवलप्ड एग है वो वहीं पे जमा हो गए, वो सिस्ट के रूप में क्रिएट हो रहा है। क्लियर हुआ? यस सर। तो इसका एक और रीजन हो सकता है, कारण क्या हो सकता है? एक्सेस इंसुलिन में कॉज हाई एंड्रोजन लेवल। अगर इंसुलिन का लेवल काफी ज्यादा हाई है तब भी एंड्रोजन का लेवल हाई हो जाएगा। इंसुलिन का लेवल भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एंड्रोजन के लेवल को हाई करने में, और आज के टाइम में ये सिम्टम्स ज्यादा देखने में आ रहा है कि पीसीओएस का मेन रीजन क्या आ रहा है? इंसुलिन का हाई हो। अब देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसमें इंसुलिन जो शुगर एंड स्ट्रेचेस को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इंसुलिन का काम क्या था? शुगर और जो स्टार्च है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, और एनर्जी लेवल बढ़ने से सेक्स हार्मोन एंड्रोजन का लेवल भी बढ़ जाता है। आपको पता है ना, एनर्जी लेवल बढ़ने पे क्या होता है? एंड्रोजन सिक्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, उसका भी लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? अतः यह भी कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि शुगर और स्टार्च का पाचन ना होने से सेक्स लेवल कम हो जाता है। क्लियर है? ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। मेन रीजन क्या है इसका? एक कारण ये भी हो सकता है शुगर और स्टार्च का डाइजेशन ना होना, जिससे आपका सेक्सुअल जो प्रोसेस है वो भी डिस्टर्ब होता है, एंड एंड्रोजन लेवल भी हाई हो जाता है। क्लियर हुआ? और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण कई फीमेल्स में आपने देखा होगा मूंछों का उगना, अनवांटेड हेयर्स, है ना? पीसीओएस में नॉर्मल है, बिकॉज ऑफ द एंड्रोजन मेल हार्मोन, क्योंकि एंड्रोजन का काम क्या है मेल में? डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे दाढ़ी मूछ आना, हेयर्स क्रिएट होना, राइट? तो ये एंड्रोजन का लेवल फीमेल्स में बढ़ता है, तो मेल्स वाले जो क्वालिटीज है वो आने शुरू हो जाते हैं, मेल वाले सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं।
क्लियर हुआ? यहां तक डाउट तो नहीं? कारण और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इसके टू कंडीशंस हो सकते हैं. पीसीओएस इज मार्क्ड बाय अ डिक्रीज इन फीमेल सेक्स हार्मोन्स, या तो फीमेल सेक्स हार्मोन का कम होना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन. Male sex hormone androgen, which also released from woman body, increase these symptoms. मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन का बढ़ जाना, ये दो रीजन हो गए. क्लियर है? ये दो कंडीशंस हो सकते हैं. एक, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कम हो जाना. सेकंड, मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन का इंक्रीज हो जाना. क्लियर? सिम्टम्स देखिए कैसे कैसे हो सकते हैं. ये नॉर्मल आप देखेंगे भी, ये सिम्टम्स आपने देखे भी होंगे जिनको प्रॉब्लम होगी. एक्सेस हेयर ऑन द फेस, चेस्ट, स्टमक, थम्स और टोस. क्लियर? एक्सेस हेयर होंगे कहां पे? फेस पे हो सकते हैं, चेस्ट पे हो सकते हैं, स्टमक पे हो सकते हैं, थम्स पे हो सकते हैं और टोज पे हो सकते हैं. डिक्रीज इन द ब्रेस्ट साइज, ब्रेस्ट का जो साइज है, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल सेक्स हार्मोन थे जो डेवलपमेंट का काम करती हैं. क्या? एक तो ब्रेस्ट साइज डेवलपमेंट करना, राइट, एंड फीमेल्स वाली क्वालिटीज को डेवलप करना. दैट इज वर्क ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. क्लियर हुआ? अगर ये डिक्रीज होता है जिसका रीजन है जो फीमेल क्वालिटी है उसका कम होना, जो फीमेल वाली जो सिम्टम्स है उसका कम होना, लाइक ब्रेस्ट साइज का कम होना, राइट, ग्रोथ ना होना, बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ ना होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होना, दैट ऑल टाइप्स ऑफ रीजन बिकॉज ऑफ दिस. डीपर वॉइस, वॉइस काफी ज्यादा हैवी हो जाना, डीप हो जाना. हेयर लॉस, कंटिन्यूअस हेयर लॉस होता है, राइट. एक्ने, जो कि मुहासे आ जाना, फेस पे दाने निकलना और कंटिन्यूअस वेट गेन होना. क्लियर है? आप देखेंगे कि जिनको पीसीएस की प्रॉब्लम है मोस्टली 90% में वेट गेन मिलेगा, वेट लॉस बहुत कम में मिलेगा. क्लियर है? यस सर. ठीक. पेल्विक पेन, जो पेल्विक एरिया में काफी ज्यादा पेन फील होना, डिप्रेशन, मानसिक तनाव में रहना कंटिन्यूअसली, और इनफर्टिलिटी, दैट इज द मेन रीजन. ये एक इनफर्टिलिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ पीसीओएस. वो भी समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया आपको क्यों. सर इसका क्लियर? जो लक्षण है वो यूरिन लीकेज भी हो सकता है क्या? मैंने ऐसा सुना बिल्कुल हो है. सकता है. पेल्विक मसल्स अगर लूज होंगी, ठीक है श्वेता जी, पेल्विक मसल्स अगर लूज होंगी तो वो यूरिनेशन फास्ट होगा. और जी सर. इंसुलिन का लेवल भी अगर बढ़ा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो तो हमने डायबिटीज में देखा था ना, जहाँ पे इंसुलिन का लेवल था इंक्रीज, वहां पे यूरिनेशन काफी ज्यादा थी. क्लियर हुआ? यस सर. बिकॉज मतलब ऑफ अगर pelvic इंसुलिन muscle यूरिन का लेवल बढ़ जाएगा और पेल्विक की मसल्स भी लूज हो जाएंगी. हाँ, पेल्विक रीजन अगर वीक है तो इससे संबंधित और भी समस्या जो होती हैं वो भी हो सकती हैं, मतलब उसमें काफी लक्षण. ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा. मिसगैरेज के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं अगर कंसीव हो भी गया तब भी. ओके सर. क्लियर है? क्योंकि यूट्रस को होल्ड करने का काम कौन कर रहा है? पेल्विक मसल्स ना. इसीलिए जो प्री नेटल वाला जो योगा कराया जाता है, आपने सुना होगा प्री नेटल योग, उसमें क्या हाँ करते सर. हैं? प्रेगनेंसी से पहले जो होती है, जो प्रेगनेंसी से पहले की जाती है, प्रेगनेंसी से पहले भी एक योग होता है जो प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है. उसमें क्या करवाते हैं? पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ करना और यूट्रस की मसल्स को स्ट्रेंथन करना, जिससे आप इजिली कंसीव कर पाए और मिसगैरेज के चांसेस कम हो जाए. यस सर. ओके. क्लियर? जिसमें मलासन और भी काफी सारे आसन है. मलासन हो गया, राइट, चेयर पोज हो गए, ये सारे आसना आपके पेल्विक मसल्स जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए किया जाता है. ट्रीटमेंट में आप क्या करा सकते हैं? देखिए, योगोपचार में सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, वकासन, नौकासन, धनुरासन,
सुप्त बद्ध कोणासन, पद्मासन, चक्की चालन एंड शवासन, राइट। प्राणायाम में नाड़ी शोधन, भ्रामरी, वस्त्रिका और शीतकारी। क्लियर। भ्रामरी जो आपके टेंशन्स को रिलीज करेंगी और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल को नॉर्मल करने का प्रयास करेंगे। उद्गीत प्राणायाम का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। मंत्रास चैंटिंग इज ऑल्सो गुड। क्लियर है, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल का आजकल इंजेक्शन भी दिया जा रहा है, लेकिन दैट इज, आई थिंक दैट इज नॉट अ नेचुरल। क्लियर सर है। कुंजन नहीं कर सकते षटकर्म में? हाँ, कुंजल का अभ्यास कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। मतलब वेट गेन होता है ना इसमें ड्यूरिंग में, तो हम कुंजल कर सकते हैं वीक में अगर 1-2 बार कर लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुंजल कोई नुकसान नहीं करेगा। क्लियर है, मैंने वही बोला कि बाकी अभ्यास भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो लिखा है वही। अगर आप प्रैक्टिकल वे में कर रही हैं तो बाकी अभ्यास भी कर सकती हैं। ओके सर। क्लियर है। षटकर्म में क्या कर सकते हैं? कपालभाति, वारिसार धौती, अग्निसार, राइट, इसका अभ्यास किया जा सकता है, राइट। मंडूकासन का अभ्यास भी आप कर सकते हैं।